नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने शहादत हसन मंटो जी की स्टोरी लाइसेंस पेश करने जा रहा हूँ। तो पेश है लाइसेंस। अब्बू कोचवान बड़ा छैल छबीला था। उसका घोड़ा तांगा भी शहर में नंबर 1 था। वे कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके लगे बंधे ग्राहक थे जिससे उसे रोजाना के 10-15 रुपए वसूल हो जाते, जो अब्बू के लिए काफी थे। दूसरे कोचवान की तरह उसे नशा पानी की आदत भी ना थी, लेकिन हाँ, साफ सुथरे कपड़े पहनना और हर वक्त बाका बना रहना उसे बेहद शौक था। जब उसका तांगा किसी सड़क से घुंघरू बजाते गुजरता तो लोगों की आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ हो जाती। वो बाका अब्बू जा रहा है, अरे देखो किस ठाड़ से बैठा है, अरे जरा पगड़ी ते देखो कैसे तिरछी बंधी है। अब्बू लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसके गर्दन में एक बड़ा बाका खम पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज्यादा पुरकशिश हो जाती। अब्बू के हाथों ने घोड़े की बांगों को कुछ इस अंदाज से पकड़ा होता जैसे उन्हें पकड़ने की जरूरत ही नहीं। ऐसा लगता कि घोड़ा इशारे के बगैर चला जा रहा है, उसको अपने मालिक के हुक्म की जरूरत ही नहीं। कई बार तो ऐसा लगता कि अब्बू और उसका घोड़ा चुन्नी दोनों एक है, बल्कि सारा तांगा एक हस्ती है और वो हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती थी। वो सवारियां जिनको अब्बू कबूल नहीं करता था दिल ही दिल में उसको गालियां देती, बाअज़ बद्दुआएं भी देती। अरे खुदा करे इसका घोड़ा तांगा टूट जाए, अरे खुदा करे इसका तांगा किसी दरिया में जा गिरे। अब्बू के होठों पर मुस्कुराहट नाचती थी। उसको देखकर कई कोचवाल जन भून जाते। अब्बू की देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर से उधर कर्ज लेकर तांगे बनवाए, उनको पीतल के साजो सामान से सजाया, मगर किसी भी अब्बू की शान पैदा ना हो सकी। उनको वो ग्राहक ना नसीब हो सके जो अब्बू और उसके तांगे के शोदाई थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की छांव में टांगे पर बैठा ऊग रहा था कि एक आवाज उसके कानों में भिनभिनाई। अब्बू ने आंखें खोलकर देखा, एक औरत तांगे के पास खड़ी थी। अब्बू ने उसे बेमुश्किल एक नजर देखा, मगर उसकी तीखी जवानी अब्बू को खूब गई। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सावला मगर चमकीला, कानों में छोटी छोटी चांदी की बालियां, सीधी मांग, सुतवा नाक। उसके फुनन पर एक छोटा सा चमकीला तेल, लंबा कुर्ता, नीला नाचा और सर पर चदरिया। लड़की ने कुंवारी आवाज में पूछा, वीरा स्टेशन का क्या लोगे? अब्बू के होठों की मुस्कुराहट शरारत कर गई और बोला, कुछ नहीं। लड़की ने फिर पूछा, क्या लोगे स्टेशन का? अब्बू ने उसको अपनी नजरों में समोते हुए कहा, तुझसे क्या लेना है भाग पर, ये चला बैठ तांगे में। लड़की ने घबराते हुए हाथों से अपने मजबूत सीने को ढका, हालांकि वो ढका हुआ था, और बोली, कैसी बातें करते हो तुम? अब्बू मुस्कुराया, चला अब बैठ भी जा, ले लेंगे जो तू देगी। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर पायदार पर पाव रखकर टांगे में बैठ गई और बोली, जल्दी ले चल स्टेशन। अब्बू ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, बड़ी जल्दी है तुझे सोनिए, हाय हाय तू तो। लड़की कुछ कहते कहते रुक गई। तांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़ों के सुम्मों के नीचे से निकल गई। लड़की सहमी बैठी थी। अब्बू के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज में पूछा, स्टेशन नहीं आया अभी तक? अब्बू ने मानो खेज अंदाज में जवाब दिया, आ जाएगा, तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। क्या मतलब? अब्बू ने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अल्लड़िए क्या तू इतना भी नहीं समझी? तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तुझे पहली नजर में देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा यह गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो अब्बू की बात का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से इस बात का भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना।
लेकिन वो इस कश्मकश में थी कि दोनों का स्टेशन एक हो या ना हो। अब्बू बाका सजीला तो है, लेकिन क्या वफादार भी है? क्या वो अपना स्टेशन छोड़ दे जहां से उसकी गाड़ी पता नहीं कब की जा चुकी सी? अब्बू की आवाज ने उसे चौंका दिया। बोला, क्या सोच रही है पाक पर ये? घोड़ा मस्त खरामी से दुम की चाल चढ़ रहा था। हवा खुनक थी। सड़क के दो रुआ उगे हुए दरख्त भाग रहे थे। उनकी टहनियां झूम रही थी। घुंघरुओं की झंझनाहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। अब्बू गर्दन मोड़े लड़की के सावले हुस्न को दिल ही दिल में चूम रहा था। कुछ देर बाद उसने घोड़े की बांगे जंगलों की सलाखों के साथ बांध दी और लपक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ बैठ गया। वो खामोश रही। अब्बू ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, दे दे अपनी बांगे मेरे हाथों में। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ भी दे, लेकिन वो फौरन ही अब्बू के बाजू में थी। इसके बाद उसने मुजाहिमत ना की। उसका दिल अलबत्ता जोर जोर से फड़फड़ा रहा था, जैसे खुद को छुड़ाकर उड़ जाना चाहती है। अब्बू हौले हौले प्यारे भरे लहजे में उसे कहने लगा, ये टांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन कसम 11वें वाले पीर की ये मैं बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। खुद फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे शहजादी बनाकर रखूंगा। कसम पीर की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तू मेरी ना बनी तो मैं तेरे सामने गला काट लूंगा। फिर उसने लड़की को अपने से अलहदा किया और बोला, जाने क्या हो गया है मुझे, चल तुझे स्टेशन छोड़ाऊं। लड़की ने हौले से कहा, नहीं, अब तू मुझे हाथ लगा चुके हो। अब्बू की गर्दन झुक गई और बोला, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। निभा लोगे इस गलती को? लड़के के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा, ले जाओगे अपना तांगा उस तांगे से निकाल कर? उसका झुका हुआ सर उठा, आंखें चमक उठी। पाक पर ये कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा और बोला, अब्बू अपनी जान दे देगा? लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया, तो ये है मेरा हाथ। अब्बू ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और बोला, कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम है। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। वो जिला गुजरात की मोचन थी। नाम उसका इनायत यानी नीति था। अपने रिश्तेदारों के साथ आई। वो स्टेशन पर उसका इंतजार करते रह गए और वो उसकी मुठभेड़ हो गई, जो फौरन ही मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। दोनों बहुत खुश थे। अब्बू ने तांगा घोड़ा बेचकर तो नीति के लिए सोने के कड़े नहीं बनवाए, लेकिन अपने जमा किए पैसों से उसको सोने की बालियां खरीदी और कई रेशमी कपड़े बनवा दिए जो नीति के लिए काफी थे। लस लस करते हुए रेशमी लांचे में जब नीति अब्बू के सामने आती तो उसका दिल नाचने लगता और बोलता, कसम पंचतन पाक की, दुनिया में तो जैसा सुंदर कोई नहीं। और ये कहकर वो उसको अपने सीने के साथ लगा लेता और बोलता, नीति तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में गरक थे, गाते थे, हंसते थे, सैरे करते और एक दूसरे की बलाएं लेते थे। एक महीना इसी तरह गुजर गया कि दफअतन एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नीति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला। नीति साबित कदम रही, लेकिन फिर भी अब्बू को 2 बरस की सजा हो गई। जब अदालत ने हुक्म सुनाया तो नीति अब्बू के साथ लिपट गई। रोते हुए सिर्फ उसने इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी, तेरे घर रहकर तेरा इंतजार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी और बोला, जीती रह। तांगा घोड़ा मैंने दीने के सुपुर्द किया हुआ है, उससे किराया वसूल करती रहना। नीति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया, मगर वो उनके साथ ना गई। थक हार कर उन्होंने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। नीति अकेले रहने लगी। दोनों दीना उसे शाम को 5 रुपए दे जाता, जो उसके खर्च के लिए काफी थे। इसके अलावा मुकदमे के दौरान में रोजाना 5 रुपए के हिसाब से जो कुछ जमा हुआ था वो भी उसके पास था।
हफ्ते में एक बार नीति और अब्बू की मुलाकात होती। नीति के पास जितनी जमा पूंजी थी वो अब्बू को सुख सुविधा पहुंचाने में सिफर हो गई। एक मुलाकात अब्बू ने नीति के बुच्चे कानों की तरफ देखा और पूछा, नीति तेरी ये बाली कहाँ है? नीति मुस्कुरा दी और संतरी की तरफ देखकर बोली, गुम हो गई। अब्बू ने कदरे गुस्से में कहा, तू मेरा इतना ख्याल मत रखा कर, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं। नीति ने कुछ ना कहा। वक्त पूरा हो चुका था। मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। मगर घर जाकर वो घंटों रोई, आंसू बहाए, क्योंकि अब्बू की सेहत बहुत गिर गई थी। इस मुलाकात में तो वो उसे पहचान नहीं सकी थी। सेहतमंद अब्बू घुल घुल कर आधा हो गया था। नीति सोचती थी कि उसको इसका गम खा रहा है। उसकी जुदाई ने अब्बू की ये हालत कर दी, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि वो दिल का मरीज है और ये मर्ज उसे विरसे से मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं कड़ियल जवान था, लेकिन दिक ने उसे चंद दिनों में ही कब्र के अंदर पहुंचा दिया। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर ऐन जवानी में इस मर्ज ने उसे दबोच लिया। खुद अब्बू इस हकीकत से गालिब था। चुनाचे जेल के अस्पताल में जब वो आखिरी सांस ले रहा था तो उसने अफसोस भरे लहजे में नीति से कहा, मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम पीर की तुझे कभी अपनी बीवी ना बनाता। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। और देख, मेरी एक निशानी है तेरे पास, उसका ख्याल रखना। और चुन्नी घोड़े बेटे को सर पर हाथ फेर कर कहना, अब्बू ने तुझे प्यार भेजा है। अब्बू मर गया। नीति का सब कुछ मर गया। मगर वो हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को उसने बर्दाश्त कर ही लिया। घर में तन्हा तन्हा पड़ी रहती। शाम को दीन आता और उसे दम दिलासा देता और कहता, कुछ फिक्र ना करो भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा भाई था, मुझसे जो हो सकता है खुदा के हुक्म से मैं करूंगा। शुरू शुरू में तो नीति ना समझी, पर जब इसके इद्दत के दिन पूरे हो गए तो दीने ने साफ लफ्जों में कहा वो उससे शादी कर ले। ये सुनकर नीति के जी में आई कि उसे धक्के बाहर निकाल दे, लेकिन उसने इतना कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी। उस दिन से दीने के रवैये में फर्क आ गया। पहले शाम को बिल नागा 5 रुपया अदा करता था, अब कभी 4 देने लगा, कभी 3। बहाना ये कि बहुत मंदा है। फिर दो दिन 3 दिन गायब रहने लगा। बहाना ये कि बीमार था या टांगे का कोई कल पुर्जा खराब हो गया, इसलिए जो ना सका। जब पानी सिर से निकल गया तो नीति ने दीने से कहा, भाई दीने, अब तुम तकलीफ ना करो, ये घोड़ा तांगा मुझे दे दो। उसने मांझे के सुपुर्द कर दिया, जो अब्बू का दोस्त था। उसने भी कुछ दिनों के बाद शादी की दरख्वास्त की। नीति ने इनकार किया तो उसकी आंखें बदल गई, हमदर्दी वगैरह सब हवा हो गई। नीति ने उससे तांगा घोड़ा वापस लिया और एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। उसने तो हद ही कर दी। एक शाम पैसे देने आया तो शराब में धुत था। ड्यूटी में कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की कोशिश की। नीति ने उसका खूब सुनाई और काम से हटा दिया। 8-10 रोज तांगा बेकार तबेले में पड़ा रहा। घास दाने का खर्च अलहदा, तबेले का किराया अलहदा। नीति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। कोई शादी की दरख्वास्त करता, कोई उसकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता, कोई पैसे मार लेता। बाहर निकलती थी, लोग बुरी निगाहों से घूरते। एक रात उसका हमसाया दीवार फांद कर आ गया तो दराज दस्ती करने लगा। नीति सोच सोच कर पागल हो गई कि क्या करे। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों ना तांगा मैं चलाऊं, आप ही चलाऊं। अब्बू के साथ जब वो सैर को जाया करती थी तो तांगा खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्ते से वाकिफ भी थी। लेकिन फिर उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे। इसके जवाब में उसने दिमाग ने कई दलीलें दी। क्या हर्ज है, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? ये कोयले वाले,
ये दफ्तरों में जाने वाली औरतें, घर में बैठकर काम करने वाली तो हजारों होंगी। पेट किसी हिले तो पालना ही है। नीति ने कुछ दिन सोच विचार किया। आखिर में फैसला कर ही लिया, वो तांगा खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा विश्वास था। चुनाचे अल्ले का नाम लेकर वो तबेले पर पहुंच गई। तांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए। मजाक समझकर खूब हंसे। जो बुजुर्ग थे उन्होंने नीति को समझाया कि देखो, ऐसा ना करो, ये मुनासिब नहीं। मगर नीति ना मानी। तांगा ठीक ठाक किया, पीतल का साजो सामान अच्छी तरह चमकाया, घोड़े को खूब प्यार किया और अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती करती तबेले से बाहर निकल गई। कोचवान हैरत ज़दा थे, क्योंकि नीति के हाथ रवा थे, जैसे वो तांगा चलाने के फन पर हावी है। शहर में एक तहलका बपरा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। हर जगह इसी का चर्चा था। लोग सुनते तो उस वक्त का इंतजार करते जब वो उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू शुरू में तो मर्द सवारियां झिझकती थी, मगर ये झिझक थोड़ी देर में ही दूर हो गई और खूब आमदन होने लगी। 1 मिनट के लिए भी नीति का तांगा बेकार ना रहता। इधर सवारी उतरती और उधर बैठती। आपस में कई कई सवारियों की लड़ाई भी हो जाती। इस बात पर नीति को पहले किसने बुलाया था? जब काम ज्यादा हो गया तो नीति ने टांगा जोतने के औकात मुकर्रर कर दिए। सुबह 7 बजे से 12 बजे, दोपहर 9 से 6 बजे तक ये सिलसिला बड़ा आरामदेह साबित हुआ। चुन्नी भी खुश था, मगर नीति महसूस करती थी कि अक्सर लोग सिर्फ उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके तांगे में बैठते हैं। बेमतलब बेमकसद उसे इधर उधर फिराते हैं, आपस में गंदे गंदे मजाक भी करते थे, सिर्फ उसको सुनाने के लिए बातें करते थे। उसको ऐसा लगता था कि वो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसको खरीद लेते हैं। सिर्फ उसको सुनाने के लिए बातें करते थे। इसके अलावा उसको इस बात का भी एहसास था कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। एक दिन कमेटी वालों ने नीति को बुलाया और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया। वजह यह बताई गई कि औरतें तांगा नहीं चला सकती। नीति ने पूछा, जनाब, औरतें तांगा क्यों नहीं चला सकती? जवाब मिला, बस नहीं चला सकती, तुम्हारा लाइसेंस जब्त। नीति ने कहा, हजूर, आप घोड़ा तांगा भी जब्त कर लीजिए, पर मुझे ये बताइए कि औरतें तांगा क्यों नहीं जोत सकती? औरतें टोकरी ढोकर रोजी कमा सकती हैं, औरतें लेने पर कोयला चुनकर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं। मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? मुझे और कुछ आता ही नहीं। तांगा घोड़ा मेरे पति का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? मैं अपना गुजारा कैसे करूं? हजूर, आप रहम करें, मेहनत मंजूरी से क्यों रोकते हैं मुझे? मैं क्या करूं, बताइए ना मुझे। अफसर ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठ, वहां ज्यादा कमाई होगी। यह सुनकर नीति के अंदर जो असल नीति थी जलकर राख हो गई। हौले से अच्छा जी कहकर वो चली गई। औने पौने दामों पर टांगा घोड़ा बेचा और सीधी अबू की कब्र पर गई। एक लहजे के लिए खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थी, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने जमीन की सारी नमी चूस ली। और वो कब्र के मुखातिब हुई और बोली, अबू, आज तेरी नीति कमेटी के दफ्तर में मर गई। ये कहकर वो चली गई। दूसरे दिन उसने अर्जी दी और उसे जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया।